अगर मैंने आपसे पूछा कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों में रिलेशन क्या है ये हमें बताओ। तो इन दोनों में रिलेशन मेयर्स रिलेशन, मेयर्स यहाँ पे एक रिलेशन का नाम है, इसके थ्रू हमें पता चलता है। ये एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछता भी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो मेयर्स रिलेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो मान लो कि आपके सामने एक कंटेनर है जिसमें यहाँ पे ऐसा आपने कुछ पिस्टन वगैरह डाल के रखा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा आपने पिस्टन डाला है। ये पिस्टन आप इसे नीचे भी कर सकते हो, आप इसे ऊपर भी कर सकते हो, और इसके अंदर यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है। इस पिस्टन को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इतना याद रखना। ठीक है, और इसके अंदर जितना भी यहाँ पे वॉल्यूम मिल रहा है गैस को रहने के लिए, जितना वॉल्यूम मिल रहा है, तो इस वॉल्यूम में हमने ओनली एंड ओनली 1 मोल गैस ही डाली है। ठीक है, कितनी गैस डाली है? 1 मोल गैसेस डाली है, वो भी आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस में क्या होता है कि जो कोलिजन होता है, तो कोलिजन होने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीजें हमने आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में जब पढ़ा था तभी अच्छे से देखा था। ठीक है, तो इस सिलेंडर के अंदर ऐसी कुछ हालत है। P है इसका प्रेशर, फिर V है इसका वॉल्यूम और T है टेम्परेचर। ये बातें आपको याद रखनी है। जो dt है ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर जब अपना वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यानी कि हम अगर कुछ भी टेम्परेचर चेंज करें बट वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो भाई पिस्टन कोई वर्क परफॉर्म नहीं करता, यानी नो वर्क इज डन। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि अगर जब भाई इसका वॉल्यूम सेम है, जितना पहले था उतना ही है, तो इसका मतलब क्या है? ना पिस्टन ऊपर गया है ना ही पिस्टन ज्यादा नीचे आया है। क्योंकि अगर पिस्टन नीचे आएगा तो जो अपना इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मतलब गैस की रहने की जो यहाँ पे जगह बची, एम्प्टी स्पेस, तो अगर पिस्टन नीचे आएगा तो फिर गैस को रहने की जगह कम बचेगी, यानी वॉल्यूम कम हो जाएगा। पिस्टन अगर ऊपर जाएगा तो फिर गैस का रहने का जो जगह है, वो जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो ज्यादा जगह ग्लास के अंदर बचेगी ना, सिलेंडर के अंदर, तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा। बट यहाँ पे जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब वर्क डन बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि पिस्टन जो है अपना एक भी वर्क परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, कितनी भी हम यहाँ पे टेम्परेचर दें बट वॉल्यूम कांस्टेंट है। dq1 क्या है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। भाई इस वॉल्यूम के अंदर जो पार्टिकल से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करके रखे, तो वो हो गई उसकी इंटरनल एनर्जी, और उसको हमने ना dq1 के थ्रू दिखाया है। de हो गई टोटल इंटरनल एनर्जी। जो dq1 है ये कितनी एनर्जी चेंज हो रही है जब आगे पीछे हमें टेम्परेचर वगैरह दे रहे हैं तब। बट de क्या है? ये है टोटल इंटरनल एनर्जी, याद रखना अच्छे से। और हम लोग को पता है कि जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल रहा है कि जब भाई वॉल्यूम एक कांस्टेंट है तो ये एकदम सिंपल सी बात है कि जितनी टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, तो वॉल्यूम ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ना ही वॉल्यूम के बीच के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का डिस्टेंस में इंक्रीज डिक्रीज होगा। बिकॉज जब वॉल्यूम सेम है तो पार्टिकल्स भी अपने सेम पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, समझा कि नहीं अच्छे से? पार्टिकल्स में कोई जल्दी है मतलब ब्रेक वगैरह ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, 2 पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो सेम रहेगा, यानी कि टोटल इंटरनल एनर्जी और किसी भी पार्टिकल की चेंज इन एनर्जी इक्वल होगी। ठीक है, और जो टेम्परेचर है चेंज होगा और कांस्टेंट तो वॉल्यूम है ही है अपना, तो ये अपने को एक रिलेशन मिलता है ऐसी कंडीशन में जब अपना वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब। जहां पे CV है अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, या फिर मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलार मतलब हर एक मोल के मॉलिक्यूल में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उन सभी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक बात याद रखना, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होती है तो जगह एकदम फिक्स है, यानी जितने मॉलिक्यूल है जहां है वो वैसे ही रहेंगे, उनके बीच में जो कांस्टेंट यहाँ पे रिलेशन होगा वो एकदम फिक्स रहेगा। बीच में जो स्पेस है वो कभी चेंज नहीं होगा, और इसके लिए जो उनके बीच की इंटरनल एनर्जी है वो भी कभी चेंज नहीं होगी, और जो किसी भी पार्टिकल में एनर्जी चेंज हो रही है यानी dq1 ये भी कभी फिर उतना ही रहेगा। ठीक है, तो cv dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, cv क्या है? कांस्टेंट, एक चीज कांस्टेंट है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। तो कुछ वैसा अपने को रिलेशन मिला, उस रिलेशन को याद रखना, अभी हम इस्तेमाल करेंगे। de = cv dt, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट है, अभी जब कभी भी यहाँ पे गैस है हीट की गई, मान लो आपने गैस को बहुत ज्यादा हीट किया, ठीक है, सेम टेम्परेचर के साथ, जो भी आपने इसके पहले टेम्परेचर दिया था, जो dt आपने जो भी दिया था, सेम टेम्परेचर से आपने गैस को हीट किया, बट कभी एट कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं, इस बार एट कांस्टेंट प्रेशर।
तो जब आप लोग, ये आपके सामने गैस है यहाँ पे कंटेनर, और कंटेनर में यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन यहाँ पे ऐसे रहेगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट इस बार नहीं है, इस बार प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो भाई प्रेशर कैसा भी रहने दो, जब आप यहाँ से टेम्परेचर इसको दोगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, चाहे कुछ भी रखो लेकिन ये पिस्टन तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, समझा कि नहीं। यहाँ पे तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा ही होगा। जब भाई टेम्परेचर दोगे तो प्रेशर यहाँ पे चाहे कुछ भी रहने दो लेकिन पिस्टन तो ऊपर जाने वाला है, चाहे जो भी हो जाए, ड्यू टू प्रेशर। वो भी कौन सा प्रेशर, इन गैस मॉलिक्यूल के नहीं, ड्यू टू इवेपोरेशन, जो यहाँ पे वेपोरेशन का प्रेशर है उसके वजह से यहाँ पे जो अपना जो भी पिस्टन है ये ऊपर जाएगा और फिर वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो वॉल्यूम यहाँ पे चेंज होगा। हमने डीवी मान लिया कि चेंज इन वॉल्यूम है, तो फिर टोटल वर्क कितना हुआ, तो टोटल वर्क जितने प्रेशर से ये वॉल्यूम चेंज हुआ है उसे हम कहेंगे डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू मतलब चेंज इन वर्क या फिर वर्क डन, क्योंकि भाई अभी वर्क होगा ना, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है कंटेनर का, तो यहाँ पे वर्क कर रहा है अपना पिस्टन। जब अपना पिस्टन वर्क कर रहा है तो कितना वर्क किया इसने, पीवी डीवी किया, इतना वर्क इसने परफॉर्म किया। सो अभी यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी प्रेशर के लिए, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी, जितनी पहले इंटरनल एनर्जी थी प्लस अभी कितना वर्क परफॉर्म किया, यही इसकी होगी टोटल इंटरनल चेंज इन टोटल एनर्जी, ठीक है। और चेंज इन टोटल एनर्जी किसके इक्वल रहेगी, जितना हमारा स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर और कितना टेम्परेचर हमने दिया, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। वेयर सीपी इज नथिंग बट वही सेम स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर में, वो भी मोलार, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी आपने प्रोवाइड किया है, तो यही होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा कांस्टेंट, सिंपल सा एकदम चिंदी सा कंसेप्ट है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है भाई, जब अभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज होगा तो वर्क परफॉर्म करेगा। टोटल इंटरनल एनर्जी डीई थी, अभी कुछ वर्क परफॉर्म हुआ तो फिर टोटल यहाँ पे चेंज इन एनर्जी कितनी हो गई, तो डीई प्लस डीडब्ल्यू हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू सीपी की वजह से चेंज हुआ था ना एट कांस्टेंट प्रेशर, और कितना टेम्परेचर दिया था डीटी, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल चेंज इन यहाँ पे इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। अभी यही रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, और यही रिलेशन यूज करके हम लोग यहाँ पे देखो एक चीज फाइंड कर रही है। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमको इक्वेशन नंबर 1 से मिला था कि डीई इज इक्वल टू सीवी डी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमको मिला कि सीपी डी टी इज इक्वल टू डीई प्लस डीडब्ल्यू, सीपी डी टी इज इक्वल टू डीई प्लस डीडब्ल्यू, और डीई कितना मिला है अपने को, डीई कितना मिला है सीवी डी टी, तो देखो यही चीज हमने यहाँ पे पुट कर दी, डीडब्ल्यू वैसे ही, सीपी डी टी वैसे ही, और यहाँ पे डीई की जगह में सीवी डी टी आ गया, समझा कि नहीं अच्छे से, तो ये चीजें याद रखना। तो सीवीडीटी यहाँ पे, और वर्क डन कितना हुआ था, पीवीडीवी कितना हुआ था, अभी हमने यहाँ पे देखा है वर्क डन कितना परफॉर्म हुआ है, कहाँ गया देखो यहाँ पे डीडब्ल्यू इज इक्वल टू पीवीडीवी, इतना वर्क हुआ है, इसको भी पुट कर दिया फटाक से यहाँ पे, यही बनेगा अपना रिलेशन, देख लेना। यहाँ पे पीवीडीवी बना दिया, सीपीडीटी सीवीडीटी यहाँ पे, फिर पीवीडीवी इज इक्वल टू सीपीडीटी माइनस सीवीडीटी, और यहाँ पे सीपी माइनस सीवी कांस्टेंट, डीटी को कॉमन ले लिया, पीवीडीवी अपने को ये मिल गया। नाउ अब यहाँ पे अपने को क्या बोला था स्टार्टिंग में ही, फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस कंटेन्ड इन द कंटेनर, अभी ये किसके लिए मिला है, अभी ये टोटल कितने भी मॉलिक्यूल के यहाँ पे गैस हो सकती है, कितने भी मोल ऑफ गैस हो सकते हैं, बट और मेन बात तो आइडियल गैस है, तो यहाँ पे आइडियल गैस का इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बट हम लोग को कंडीशन क्या थी कि 1 मोल ऑफ गैसेस के लिए ही देखना है, सो एन के जगह में 1 आएगा तो आरटी बचेगा, पीवी इज इक्वल टू आरटी हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको अच्छे से ध्यान देना है, तो पीवी इज इक्वल टू आरटी आ गया, व्हेन एन इज इक्वल टू 1, सो जब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो पीवी डीवी इज इक्वल टू आरटी डीटी बन जाएगा, यानी कि जो टेम्परेचर है वो बन जाएगा यहाँ पे dt बन जाएगा, और जो अपना यहाँ पे वॉल्यूम है वो बन जाएगा dv, ठीक है। तो pv इज इक्वल टू rt के जगह में क्या आ जाएगा, pv dv इज इक्वल टू r dt, समझा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जब कांस्टेंट है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होती है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखना है, क्योंकि भाई टेम्परेचर तो चेंज हो ही रहा है, बट अभी यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी कांस्टेंट है, ओनली प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर तो अपना देखो वैसा ही है,
प्रेशर में कुछ चेंज आया क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर तो चेंज आएगा ही, और आर तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो याद रखना अच्छे से। सो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, पीवीडीवी की वैल्यू कितनी मिली, पीवीडीवी की यहाँ से वैल्यू निकाल लो, सीपी माइनस सीवीडीटी आ गया, यहाँ पे देखो पुट कर दिया, यहाँ पे आरडीटी है, डीटी से डीटी यहाँ पे हो जाएगा कैंसल, देखो यहाँ पे डीटी से डीटी हो गया कैंसल, और सीपी इज इक्वल टू आर मिल जाएगा, ठीक है। और यही होता है मेयर्स रिलेशन, जो कि हमको सीवी और सीपी के बीच में, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इन दोनों कंडीशन में दे रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई भी वर्क डन नहीं होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है उस टाइम पे वॉल्यूम चेंज होता है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, यानी वर्क डन होता है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी, जब प्रेशर चेंज होगा तो वर्क डन होगा, वाई, बिकॉज वॉल्यूम चेंज होता है, और जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो जाए तो भाई कुछ नहीं होगा, फिर प्रेशर वगैरह चाहे सब एकदम अपने अच्छे से कैसे भी रहे, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रही तो कोई भी वर्क डन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना, अपने को ये रिलेशन एक मिल गया है। चलिए हम कुछ और नया करेंगे। अभी हम लोग को पता है ना कि जो हीट होती है, हीट फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तो हो गई कैलोरी और एक हो गया जूल, ऐसे बहुत से तरीके हैं हीट कैपेसिटी फाइंड करने के, ठीक है। तो चलिए भाई हम अभी देखते हैं, अपने को एक ये रिलेशन मिला है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, कि हम लोग मान लो कि यहाँ पे जूल में हम लोग मेजर कर रहे हैं अपने हीट को, मान लो ऐसे जूल में मेजर कर रहे हैं, पहले कैलोरी में था, तो जूल से डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यू को आर की, भाई आर इज इक्वल टू सीपी माइनस सीवी है ना, यानी टोटल वैल्यू आर की है, आर में मैंने जूल से डिवाइड कर दिया, तो अपने को टोटल यहाँ पे, और जो जे है मैकेनिकल इक्विवेलेंट है, यानी कि सीपी जो है हीट कैपेसिटी है, ये जो हीट कैपेसिटी है ध्यान दो अच्छे से यहाँ पे जरा, जो सीपी होती है ये कैलोरी में मेजर करते हैं हम लोग, किसमें मेजर करते हैं, कैलोरी में, ठीक है। और जो यहाँ पे आर है ये भी हम लोग नॉर्मली कैलोरी में मेजर करते हैं, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर ओनली हम लोग जूल से डिवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तो ऑलरेडी मेंटेन्ड है, ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पे जूल से डिवाइड करना पड़ेगा। जूल क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, जस्ट और कुछ नहीं, इतनी छोटी सी बात है, ठीक है। नाउ आगे कंसीडर कर लो, ऐसा कंसीडर करो कि सीपी इज इक्वल टू एम नॉट एसपी है, वेयर एम नॉट इज द मोलार मास ऑफ द गैसेस, और एसपी और एसवी यहाँ पे सेकंड के लिए भी, वॉल्यूम के लिए एसवी और प्रेशर के लिए एसपी, ये कंसीडर कर लो, ठीक है। तो एसपी एसवी क्या है, रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ हीट, ये बातों को ध्यान रखना, एसपी और एसवी होते हैं रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ हीट, यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट यू आर गिविंग इनसाइड द कंटेनर। तो एसपी एसवी ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हीट है, जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। और एम क्या है यहाँ पे, एम नॉट मोलार मास, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल कंटेनर में होंगे उनका टोटल मास इज नथिंग बट मोलार मास ऑफ दैट गैसेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज अभी हमको सारे मॉलिक्यूल के बारे में देखना है, तो हम इस वाले रिलेशन में पुट कर देंगे एम नॉट एसपी माइनस एम नॉट एसवी, एम नॉट कैंसल, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो एसपी माइनस एसबी, और देखो यहाँ पे आ गया एम नॉट, तो अपने को एक और रिलेशन मिल गया टोटल मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो एसपी माइनस एसवी क्या है यहाँ पे, ये है प्रिंसिपल ऑफ हीट, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से, जो कि मोस्ट और चिंदी सा इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मोनो एटॉमिक गैस के लिए। भाई मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या होगा, जब एक सिंगल गैस, ओनली एंड ओनली सिंगल गैस ही सिर्फ किसी कंटेनर के अंदर, ओनली वन एटॉमिक, सिंगल एटॉमिक गैसेस ही ओनली यहाँ पे क्या होगी, मूव होगी, ओनली सिंगल एटॉमिक गैसेस ही मूव होगी। तो क्या होगा, तो जब मोनो एटॉमिक गैस यानी सिंगल मॉलिक्यूल होगा तो वो हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन ही करेगा, यानी कि वो मॉलिक्यूल या तो वो किसी वाई एक्सिस के, या तो एक्स एक्सिस के, या तो जेड एक्सिस के, किसी भी एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, यानी कि वो ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, एक्स वाई जेड किसी के भी अलोंग मूव करेगा, यानी कि वो ट्रांसलेशनल मोशन ही करेगा। और एक पार्टिकल की जो टोटल यहाँ पे पार्टीशन के थ्रू हमको एनर्जी मिलती है 1/2 kb होती है, kb dt, ठीक है, kb t, और 3 इंटू यहाँ पे 3 मोड्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, हमने देखा था, तो 3 इंटू मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगी, समझा कि नहीं। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये चेंज हो रही है, तो चेंज ऑफ एनर्जी इन गिवन टाइम ये होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, जितनी भी हीट चेंज हो रही है, तो जितना एनर्जी चेंज हो रही है टाइम में, यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डीई कितनी हो गई, टोटल एनर्जी कितनी है, 3/2 kb dt, यहाँ पे आ गई। देखो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना था यहाँ पे, देखो अगर मान लो 3/2 kb t यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल के लिए है ना, बट अगर मैंने बोल दिया कि भाई 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या करोगे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी जगह में। तो ऐसे ही अगर मैंने बोल दिया कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं,
तो n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए Na लगाऊंगा और यहाँ पे T। तो Na क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल इस कंटेनर के अंदर है, भले मोनो एटॉमिक, सिंगल पार्टिकल ही है, ठीक है। जैसे डायटोमिक H2 हो गया, वैसे ही मोनो एटॉमिक ही गैस रहने दो, ठीक है, चलेगा। जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, ऐसी चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल हीलियम तो अपनी यहाँ पे है, डायटोमिक है, बट फिर भी कोई भी एक सिंगल एटॉमिक गैस ले लो, भले वो कैसी भी हो, बट यहाँ पे वो किसी भी एक्सिस के अलोंग मूव कर सकती है, किसी भी एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, और कितने भी पार्टिकल हो सकती है। सो यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मैंने यहाँ पे n ले लिया, वेयर n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, kbdt। यहाँ पे टाइम क्या है? यहाँ पे t से t कैंसल, और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल, और केबी क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि आर के इक्वल है, कांस्टेंट ही होता है। हमने देखा था पहला स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था हमने कि एन ए केबी क्या होता है? आर होता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। हमने पहले ही चैप्टर नंबर, ये जो थर्ड था, इसका पहला पार्ट आप जब देखोगे तो आर इज इक्वल टू एन ए केबी होता है। तो यहाँ पे केबी और ये एन ए के बदले में हमने यहाँ पे रख लिया आर। यहाँ पे देखो केबी और एन के जगह में आर रख लिया, टी से टी कैंसल, 3/2 केबी, 3/2 आर आ गया सीवी की वैल्यू। फिर सीपी आ गया। हम अभी मोनो एटॉमिक गैस के लिए फाइंड कर रहे हैं रिलेशन, याद रखना अच्छे से। तो सीपी अपॉन सीबी में हमको पता है कि भाई यहाँ पे क्या होता है अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, ये हम लोग को मालूम है। इसी रिलेशन से देखो जरा, ये रिलेशन आ गया, सीपी की वैल्यू निकाल लिया, आर प्लस सीवी। सीवी कितना मिल गया? 3/2 आर। यहाँ पे देखो मिल गया ना 3/2 आर, यहाँ पुट कर दिया, सीवी की जगह में 3/2 आर, सॉल्व किया, 5/2 आर मिल गया, यानी सीपी की वैल्यू भी आ गई। अब दोनों के बीच में रिलेशन, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे देखो अपने को मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए रिलेशन अपने को मिल गया। तो मोनो एटॉमिक गैसेस की रिलेशन क्या होता है? यहाँ पे जस्ट आपको डिवाइड करना है सीपी अपॉन सीवी, क्योंकि रेशियो चाहिए। सीपी की वैल्यू 5/2 आर, सीवी की वैल्यू 3/2 आर, दोनों को सॉल्व करोगे तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए जो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए 5:3 का रेशियो होता है। इसे आपको याद रखना है, बस यही फाइंड करना था, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। मतलब अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर दिया है और आपको यहाँ पे पूछ लिया कि चलो मुझे बताओ भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये फाइंड करो, तो आपको पता होना चाहिए कि 5/3 का एक रिलेशन है। इस रिलेशन को पुट करो, सीपी की वैल्यू डालो, फटाक से आंसर निकालो, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना, ओनली फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस। नाउ अभी यहाँ पे देखेंगे फॉर डायटोमिक गैसेस, लाइक HCl है, 2 एटम, एक हाइड्रोजन एक Cl हो गया, CO यानी कार्बन एक ऑक्सीजन हो गया, N2 यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया O2, ठीक है। तो इन गैसेस की अभी हम बात करेंगे, यानी कि डाई एटॉमिक गैसेस की बात करेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो गैसेस यहाँ पे जो होती है डायटोमिक गैसेस, ये मान लो कि यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर में है। तो डायटोमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमने देखा था कि ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल भी करते हैं, दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में होते हैं, ठीक है। तो जब ट्रांसलेशनल होगा तो यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, और प्लस जब यहाँ पे रोटेशनल होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। और Na क्या है? यहाँ पे जब Na नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए, तो यहाँ पे देखो 3/2 Na यहाँ से आ गया, देखो 3/2 Na kBt, और यहाँ पे 2/2 Na kBt, बिकॉज ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 2/2 बचेगा, काट के बाद में 1 कर दो। टोटल सॉल्व करोगे तो 5/2 Na kBt आ जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिया, डायरेक्टली ये लिख दिया है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो यहाँ से आप लिख लो इसे, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलेट देखो, एक पार्टिकल की एनर्जी 1/2 kBt होती है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है ये जिस भी पार्टिकल की एनर्जी है, तो आप क्या करोगे भाई कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होता है। वाई? बिकॉज वो किसी भी एक्सिस में परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस हो, चाहे वो जेड एक्सिस हो, कोई भी एक्सिस हो, किधर भी मोशन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि भाई तीनों डायरेक्शन में जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो टोटल एनर्जी कितनी होगी। समझा कि नहीं अच्छे से? तो 3 × 1/2 kBt यहाँ पे आंसर आएगा। ये किसके लिए हो गया? ट्रांसलेशनल के लिए। फिर ऐसे ही रोटेशनल के लिए यहाँ पे ओनली 2 एक्सिस में ही मूव करेगा ना, एक एक्सिस मतलब जिसको सेंटर मान रहा है, और एक एक्सिस जिसके वजह से ये गया। मान लो यहाँ पे 2 पार्टिकल है, ये ऐसा मूव कर रहे हैं, तो एक तो एक्सिस हो गया जो ये रहेगा, ठीक है, और दूसरा एक्सिस जो कि इन पार्टिकल से गया रहेगा। तो एक एक्सिस तो ये हो गया और दूसरा एक्सिस ये हो गया, यानी 2 ही एक्सिस है यहाँ पे। तो ये देखो 2 एक्सिस के अलग मूव कर रहा है। टोटल पार्टिकल यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? दोनों ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को ऐड कर दो, यहाँ पे टोटल एनर्जी पार्टिकल्स की आ जाएगी। फिर अभी हम निकाल लेते हैं फटाक से सीवी के अभी हमको वैल्यू पता ही है कि CV = dE/dt होता है। अभी हमने देखा था कि टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो 5/2 नंबर ए क्या है, ये कितने पार्टिकल? अभी देखो यहाँ पे एक पार्टिकल का 1/2 kBt है,
मैं कहूं कि n नंबर ऑफ पार्टिकल है जो कि ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो देखो यहाँ पे Na आ गया, समझना कि नहीं अच्छे से। और केबीटी, टी से टी कैंसिल फटाफट, यहाँ पे आ जाएगा 5/2 केबीटी, Na केबीटी, और Na केबीटी यहाँ पे क्या होता है, Na केबी क्या होता है, R होता है। वैल्यू पुट करो, Cp माइनस Cv, ये आपने को पता ही है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। और यहाँ पे अभी फटाफट आपको Cp, यहाँ पे देखो Cv मिल चुका है, Cv मिल चुका है 5/2R, पुट करो फटाक से, Cp की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे देखो Cp/Cv कर दो फटाक से, डायटोमिक गैसेस के लिए 7/5 का रेशियो होता है। सो ये हमने इसे गैमा बोलते हैं, इसे गैमा, ये साइंस से हम इसे बोलते हैं गैमा। Cp/Cv ये हो जाएगा, रिलेशन आएगा 7/5 का, ठीक है। तो ये जस्ट एक रिलेशन है Cp/Cv का, इसके लिए डाई एटॉमिक गैसेस के लिए जस्ट एक रिलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है कि डिवाइड ही क्यों किया, हमने एक रिलेशन निकाला है। नॉर्मल रिलेशन यहाँ पे मेयर्स प्रोसेस से कैसे आया था, Cp-Cv का इज इक्वल टू R, बट अपने को यहाँ पे डाई एटॉमिक गैस के लिए फिर ऐसे यहाँ पे 7/5 है। मोनो एटॉमिक गैसेस अभी हमने देखा था तो Cv/Cv इज इक्वल टू 5/3 था, ऐसे अपने को रिलेशन मिलता है। तो ये हो गया मोनोएटॉमिक के लिए, ये हो गया डायटोमिक के लिए, ऐसे ही ट्राइएटॉमिक के लिए, ऐसे ही और भी सारे एटॉमिक गैसेस के लिए आ जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज ऐसी आएगी, देखो आपको अभी यहाँ पे कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अभी तो हमने किसके लिए किया है, डायटोमिक गैस के लिए किया है, बट डायटोमिक गैसेस में कुछ गैसेस ऐसी भी हैं जो नॉर्मली रिजिड बॉडी के अलोंग मूव करती हैं, कुछ ऐसी है जो नॉन रिजिड बॉडी के अलोंग करती हैं, ठीक है। दोनों के लिए देखना है अपने को, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने देखा था यहाँ पे, तो ये हमने रिजिड बॉडी के लिए देखा था। रिजिड बॉडी में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये ऑसिलेशन नहीं करते हैं, ये रोटेशनल मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं, रोटेशनल मोशन। रिजिड बॉडी में हमने देखा था, रिजिड बॉडी क्या होती है, जिसका मास वगैरह सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस समझ लो, ये रिजिड बॉडी है, ये सेंटर है, और इसके अगल बगल जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे देखो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस में होते हैं रिजिड बॉडी के अंदर, ठीक है। मान लो कि ये अपने पास रिजिड बॉडी है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, आपको इतना समझ के रखना है। तो अगर मान लो ये सेंटर है, तो यहाँ और यहाँ पे ये पार्टिकल्स है इस रिजिड बॉडी के अंदर, तो ये पार्टिकल्स का जब एवरेज निकालोगे तो ये सभी के सब इक्वल डिस्टेंस में होंगे, इक्वल डिस्टेंस में होते हैं, और सारे पार्टिकल्स का जो मास होता है ये नॉर्मली कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जब ये रिजिड बॉडी मोशन करती है किसी भी एक्सिस के अलोंग, तो ये सारे पार्टिकल सिमिलर वेलोसिटी से क्या होते हैं, सिमिलर वेलोसिटी से मूव होते हैं। ये होती है रिजिड बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ के रखो, ठीक है। अभी कोई डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो कि कोई भी पार्टिकल रिजिड बॉडी में सिमिलर मोशन परफॉर्म करता है, सेम डिस्टेंस में होता है। जब कोई भी अगर एक्सिस पूरा रिजिड बॉडी जिस भी मोशन या फोर्स से मूव करेगा, वही उसके अंदर उसी मोशन और फोर्स से इसके अंदर के पार्टिकल भी मूव करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ऐसा होता है रिजिड बॉडी में। रिजिड बॉडी की जो पार्टिकल है यहाँ पे खुद में ऑसिलेट नहीं होते हैं, ऊपर नीचे खुद ही वाइब्रेट नहीं होते हैं रिजिड बॉडी में। बट यही अगर मैं नॉन रिजिड बॉडी लाइक गैसेस वगैरह कह दूं, तो गैसेस वगैरह ये रोटेशनल मोशन भी कर सकते हैं किसी भी एक्सिस के अलोंग, और ये खुद के ऊपर यहाँ पे ऑसिलेट भी हो सकते हैं। तो ये बातें ध्यान देना। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, यहाँ पे रिजिड बॉडी भी होती है और नॉन रिजिड बॉडी भी होती है इनके अंदर, आपको ऐसा समझना है, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने यहाँ पे रिजिड बॉडी के बारे में यहाँ पे देखा। तो रिजिड बॉडी अगर होगी आपके सामने, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो आपको यहाँ पे जो रिलेशन आएगा Cp/Cv का, ये 7/5 होता है। बट अगर यही रिलेशन नॉन रिजिड बॉडी के लिए आ गया, तो नॉन रिजिड बॉडी के लिए आपको रिलेशन मिलता है 9/7 का। और एक ही एक्स्ट्रा चीज ही है यहाँ पे, नॉन रिजिड बॉडी क्या होगी, गैसेस होगी, ठीक है, गैसेस। और गैसेस हमेशा रोटेशनल मोशन भी कर सकती है और वाइब्रेशनल मोशन भी कर सकती है, प्लस ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकता है। किसी कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल खुद में भी ऑसिलेट होगा ऊपर नीचे, ये यहाँ पे किसी भी एक्सिस के अलोंग भी रोटेट होगा, ठीक है, अच्छे से याद रखना। और दूसरी बात, ये रोटेशनल मोशन भी करेगा, ऐसे किसी भी एक्सिस के अलोंग ये मूव भी कर सकता है, तीनों मोशन परफॉर्म कर सकता है। तो जब ये ट्रांसलेशनल मोशन करेगा तो वही 1/2 Na/kBt। देखो, किसी भी एक पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे किसी भी पार्टिकल की एनर्जी 1/2 Na/kBt होती है। सिंगल पार्टिकल के लिए क्या होगी, ये तो कितने भी पार्टिकल के लिए हो गई ना, n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए हो गई, ठीक है। बट सिंगल पार्टिकल के लिए क्या होगा, 1/2 kBt होगा, बिकॉज Na की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब 1 हो जाएगी इसके लिए। तो हम यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, n नंबर ऑफ के लिए क्या हो जाएगा, 3/2 Na/kBt। तो ट्रांसलेशनल में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया।
ऐसे ही रोटेशनल में 2 होता है 2 से किया, वाइब्रेशनल में भी 2 होता है तो 2 से किया। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, हमने अभी अभी देखा। टोटल ऐड करूंगा 7/2 NaKBT आ जाएगा। CV निकाल लूंगा सेम फॉर्मूले से, T से T कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पे 7/2 NaKB की वैल्यू होती है R, यहाँ पे 7/2 R आ गया CV, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर ऐसे यहाँ पे प्रेशर निकालूंगा इस फॉर्मूले से, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, यहाँ से आ जाएगा अपने को ये वाला रिलेशन, समझा कि नहीं अच्छे से। फिर यहाँ पुट कर दूंगा 9/2 R आ जाएगा, फिर दोनों को डिवाइड कर दूंगा 9/7 का अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। डिवाइड करके तो देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल, 9/7 आ जाएगा, समझा कि नहीं। ये मिल गया यहाँ पे नॉन रिजिड बॉडी के लिए भी लाइक गैसियस। बस फर्क सिर्फ इतना है कि नॉन रिजिड बॉडी वाइब्रेशनल मोशन भी करता है, जबकि रिजिड बॉडी ओनली एंड ओनली ये सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन ही करता है। इन चीजों को याद रखना। नाउ अभी हम देखते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, और ये है अपना लास्ट वाला टॉपिक। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में ना ही यहाँ पे डायटॉमिक है, ना ही यहाँ पे मोनो एटॉमिक है। यहाँ पे पॉली मतलब होता है मेनी, यानी बहुत सारे, अब कितने भी आ सकते हैं, 4, 5, 6, 10 हजार करोड़ कितना भी, ठीक है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर कर रहे हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है। अगर कोई भी सिंपल सा गैस का मॉलिक्यूल है, बिकॉज हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो गैसियस यानी एक बहुत सी गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में वो ट्रांसलेशनल भी परफॉर्म करेगा, रोटेशनल भी परफॉर्म करेगा, वाइब्रेशनल भी परफॉर्म करेगा, बिकॉज गैस का मॉलिक्यूल भाई कैसा भी कर सकता है। अभी हमने देखा नॉन रिजिड के लिए सेम है, अगर पॉली एटॉमिक नहीं होता तो यहाँ पे डायटॉमिक के लिए सेम कंडीशन आती, बट इसने यहाँ पे पॉली एटॉमिक की बात कर रखी है। और पॉली एटॉमिक में कोई भी मॉलिक्यूल हो, ट्रांसलेशनल मोशन तो भाई 3 एक्सिस के अलोंग ही करेगा, रोटेशनल मोशन भी भाई 2 एक्सिस के अलोंग ही करेगा, बट वाइब्रेशनल मोशन तो कितना भी कर सकता है ना, कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है, कितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे कितने भी बार वाइब्रेट हो सकते हैं, अपने को क्या पता कितनी बार वाइब्रेट होंगे, समझा कि नहीं अच्छे से। तो उसी को हमने एक फैक्टर F ले लिया और हमने बताया कि वो कोई भी पॉली एटॉमिक में जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे पार्टिकल जितने बार वाइब्रेट करेंगे वो एक फैक्टर F के इतना वाइब्रेट करेंगे, यानी कि वो जितने बार वाइब्रेट कर रहे हैं अपने को क्या पता, लाइक हम जैसे N लेते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे F ले लिया है, F नंबर ऑफ टाइम्स वाइब्रेट करेगा, समझा कि नहीं। N क्यों नहीं लिया, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे Na यूज है, इसलिए हमने N नहीं लिया। और स्मॉल n हम लोग कब से मोल के लिए यहाँ पे डिनोट करते आ रहे हैं, इसलिए हमने N नहीं लिया, हमने F से दिखा दिया कि भाई F क्या है, इतने टाइम्स वाइब्रेशनल एनर्जी, यहाँ पे इतने टाइम्स वाइब्रेशनल मोशन कोई भी पार्टिकल परफॉर्म करेगा किसी कंटेनर के अंदर जब हजारों करोड़ों नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर अटैच है तो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना अच्छे से। चलो, तो जब ट्रांसलेशनल मोशन करेगा तो 3 × 1/2 NaKBT, जब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अच्छे से, अभी आपको समझना है, जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, इस कंसेप्ट को बस ध्यान दो, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो आपके सामने मान लो एक गैस इधर है, एक गैस इधर है, ये तो डायटॉमिक के लिए था ना, ये डायटॉमिक देखो यहाँ पे एक ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल। बट अगर मैं कह रहा हूँ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब कितने भी एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितने भी मॉलिक्यूल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी आपको यहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 2 ही यहाँ पे रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, एक एक्सिस के अलोंग और एक एक्सिस जो इस पार्टिकल से गई है, इन दोनों पार्टिकल से जो एक्सिस गया है। बट पॉली एटॉमिक में ओनली 2 एटम नहीं होंगे यार, वहां पे बहुत सारे एटम होंगे। मान लो अगर मैंने कह दिया कि एक एटम ऐसा है और एक एटम इसके अलोंग खुद में ही ऐसा रिवॉल्व कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, ऐसा भी तो कंडीशन हो सकती है, एक एटम खुद में यहाँ पे ऐसा अकेले रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा यहाँ पे खुद में रिवॉल्व कर रहा है, तीसरा यहाँ पे खुद में रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैक्सिमम कंडीशन कितनी आएगी भाई, 3 ही आएगी ना, बिकॉज एक्सिस भी तो 3 ही है, ठीक है, XYZ एक्सिस 3 ही है ना, तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 टाइम्स ही रिवॉल्व कर सकता है। तो पॉली एटॉमिक के लिए रोटेशनल क्या आएगा, इसका DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आएगा। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो 3 × 1/2 NaKBT हो जाएगा। ऐसे ही वाइब्रेशनल मोशन के लिए 2/2 NaKBT आ जाएगा। और ये F तो भाई ये क्योंकि भाई कितने टाइम्स वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं अपने को क्या पता, तो फिर यहाँ पे 3/2 NaKBT, फिर यहाँ पे 3/2 NaKBT, F यहाँ पे 2/2 NaKBT आ जाएगा। काटना मत 2 को, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 1/2 NaKBT को, अंदर बचेगा 3 + 3 + 2F, फिर 1/2 NaKBT साइड में सबको ऐड किया तो 6 + 2F, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3 + F,
ठीक है। फिर यहाँ पे 3+f आ गया और यहाँ पे देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको समझा होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया आपको 3+f NaKBT। ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में बिल्कुल भी नहीं दिया। आप ऐसा कर लो, आपको सारी कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली यहाँ पे ये वाला दे दिया है, ठीक है, 3+f डायरेक्टली दे दिया है। फिर वही एक बार अपने को E मिल गया ना, तो फिर क्या करना है, CV = DE/dt पुट करो, T से T कैंसिल कर दो, 3+f R आ जाएगा। फिर CP निकाल लो उस फॉर्मूले से, कौन सा, CP - CV = R फॉर्मूले से अपने को CP मिल जाएगा। CP मिला 4+f, फिर उसका रेशियो निकाल लो, तो 4+f/3+f किसके लिए है, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है।